स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो देखिए हमारी जो लास्ट क्लास थी वो डिटरमिनर्स पर थी, ठीक है। तो हमने 3 क्लास में कुछ डिटरमिनर्स को स्टडी किया, ओके। और उम्मीद करता हूँ कि आपने वो डिटरमिनर्स अच्छे से स्टडी किए होंगे और अपने नोट्स बनाए होंगे, ओके। उनमें आपको अच्छी नॉलेज मिली होगी, ठीक है ना। मतलब रूल्स के बजाय, रूल्स के डिफरेंट, ठीक है। क्योंकि जो मेरा पढ़ाने का तरीका होता है वो कॉन्सेप्चुअल होता है, ठीक है। मैं रूल्स वगैरह नहीं पढ़ाता, ठीक है। तो आज भी कुछ डिटरमिनर्स लेकर आया हूँ। तो देखिएगा आज जो डिटरमिनर्स हम पढ़ेंगे, तो हमने जैसे सम, एनी पढ़ा, ईच, एवरी पढ़ा और फिर कुछ और डिटरमिनर्स पढ़े थे, ठीक है। फ्यू लिटिल वाली फैमिली। तो आज हम और डिटरमिनर्स पढ़ेंगे और ये हमारी लास्ट क्लास होगी, ठीक है। देखिए आज जो हमारे डिटरमिनर्स होंगे वो होंगे अदर और अनादर, ओके। तो आज हमारी जो क्लास होगी वो अदर और अनादर के ऊपर, मतलब इनके डिफरेंस के ऊपर होगी कि अदर और अनादर जो डिटरमिनर्स होते हैं, ठीक है ना, ये सेंटेंस में क्या काम करते हैं और इनका यूज क्यों होता है, ओके। खैर ये तो क्लियर है कि क्योंकि अदर और अनादर डिटरमिनर्स हैं, तो क्योंकि अदर अनादर डिटरमिनर्स है तो इनके बाद हमेशा नाउन आएगा जिनको ये डिटरमिन करेंगे, ओके। और हमेशा याद रखिएगा अदर और अनादर अपने बाद जो नाउन लेंगे वो हमेशा काउंटेबल नाउन लेंगे, ना कि अनकाउंटेबल, ओके। खैर तो समझिएगा अदर जो डिटरमिनर्स होता है ये अपने बाद ऐसा नाउन लेते हैं जो कि प्लूरल होता है, ओके। तो अदर डिटरमिनर्स के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा, ओके। अनादर जो डिटरमिनर्स है ये अपने बाद ऐसे नाउन को डिटरमिन करेंगे जो सिंगुलर होंगे, ओके। तो फिर से बता रहा हूं, अदर जो डिटरमिनर होता है ये अपने बाद प्लूरल नाउन लेता है और अनादर सिंगुलर नाउन लेता है। अब एक चीज मैं बताऊं कि अनादर डिटरमिनर के बाद सिंगुलर नाउन क्यों आता है और इसकी क्या वजह होती है। जैसे आपने देखा कि जो अनादर है ये n प्लस अदर है, ओके। अनादर जो है ये n प्लस अदर से मिलकर बना है, n प्लस अदर। तो अदर से पहले जो n मिलकर n लगा हुआ है अदर से पहले, तो n एक इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। आपको पता है कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं a और n होते हैं, ओके। a और n, और इंडेफिनिट आर्टिकल हमेशा अपने साथ सिंगुलर नाउन लेते हैं, ओके। जैसे समझिएगा, मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव एन अम्ब्रेला। आई हैव एन अम्ब्रेला। तो देखिएगा इस सेंटेंस में जो अम्ब्रेला है वो सिंगुलर नाउन है, इसीलिए हमने उससे पहले एन लिख दिया, ओके। सिंगुलर नाउन है इसलिए n लिखा जा रहा है। अगर अम्ब्रेलाज होता तो n नहीं आता, क्योंकि अम्ब्रेलाज फिर प्लूरल होता। an का मतलब होता ही एक है, वन की वीकर फॉर्म होती है an, ओके। तो याद रखना n का प्रयोग या a का प्रयोग तभी होता है जब उसके बाद का नाउन सिंगुलर, ओके। अब एक सेंटेंस और देखना, जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, he has lost the umbrella. He has lost the umbrella that he bought yesterday. देखिए तो आपने यहां देखा he has lost the umbrella that he bought yesterday। इस बार में जो अम्ब्रेला है ये सिंगुलर है, लेकिन इस बार इस सिंगुलर नाउन से पहले ए या एन का यूज नहीं, द का यूज हो रहा है, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज हो रहा है। तो याद रखना, क्या अम्ब्रेला से पहले जो द डेफिनेट आर्टिकल का यूज हुआ है क्या ये गलत है? नहीं, क्योंकि हमें पता है ऊपर किसी एक अम्ब्रेला की बात है कि जैसे सबके पास होते हैं ऐसे ही मेरे पास एक अम्ब्रेला है और वहां पर इन जनरल की बात होती है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इंडेफिनिट आर्टिकल के बाद सिंगुलर नाउन आता जरूर है, लेकिन वो सिंगुलर नाउन क्या होता है? इनडेफिनिट होता है, ओके। तो फिर से मैं तुम्हें बताऊं कि इंडेफिनिट आर्टिकल के बाद जो सिंगुलर नाउन आता है वो हमेशा इनडेफिनिट होता है, यानी कि जनरल होता है, स्पेसिफिक नहीं होता है।
लेकिन अगर मैं नीचे बात करूं ही हैज लॉस्ट द अम्ब्रेला, अगर अम्ब्रेला से पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाया तो क्वेश्चन उठेगा विच अम्ब्रेला, कौन सा अम्ब्रेला, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए स्पीकर और लिसनर को। तो ही हैज लॉस्ट द अम्ब्रेला, विच अम्ब्रेला, तो क्लोज लिखी गई है दैट ही बॉट यस्टरडे, कि जो अम्ब्रेला उसने कल खरीदा था उसी अम्ब्रेला की बात हो रही है। तो यहाँ पर अम्ब्रेला डेफिनेट हो गया, तो यहाँ पर दा लग गया। तो इन दो सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं कि इंडेफिनिट आर्टिकल सिंगुलर नाउन से पहले केवल उसी दशा में आ सकता है या उसी कंडीशन में आ सकता है जब सिंगुलर नाउन इनडेफिनेट होगा। लेकिन मान लो कि सिंगुलर नाउन डेफिनेट होता है तो फिर उसके साथ इनडेफिनिट नहीं, फिर डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज होता है। ओके, खैर अब मैं तुम्हें बताऊं एक दो सेंटेंस से, और जैसे मान लो कि यहां पर कुछ व्यक्ति है, ठीक है ना, यहां पर कुछ व्यक्ति है, ओके, और किसी ने मुझसे पूछा कि क्या तुम इनमें से किसी एक को जानते हो, यानी किसी एक ने मुझसे पूछा कि क्या तुम इनमें से किसी एक को जानते हो या किसी को जानते हो। मान लो इनमें से मैं किसी एक को जानता हूं, मान लो मैं इनमें से किसी एक को जानता हूं, तो क्या कहूंगा मैं, आई नो डैश मैन, तो क्या कहूंगा, आई नो ए मैन या आई नो द मैन। देखिएगा भाई, मैं कह रहा हूं मान लो बहुत से व्यक्ति है किसी स्थान पर और किसी ने मुझसे पूछा कि भाई साहब आप इनमें से किसी को जानते हो, और मान लो मैं यहाँ इनमें से किसी एक को जानता हूं, तो मैं क्या कहूंगा, यानी कि इस बार मुझको तो पता है कि जिसे मैं बता रहा हूं कि वो कौन है, मुझे तो पता है। लेकिन मान लो यदि कोई मुझसे पूछ रहा है कि इनमें से किसी को जानते हो, को क्या उसे भी पता है? भाई अगर वो मुझसे पूछ रहा है कि इनमें से क्या किसी को जानते हो, मैं एक को जानता हूं, क्या जिसको मैं जानता हूं उसको वो भी जानता है? नहीं ना, वो पूछता ही क्यों? तो याद रखिएगा ऐसी कंडीशन में जिसमें स्पीकर को पता होता है लेकिन लिसनर को उसका पता नहीं होता, उस कंडीशन में हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल आता है। ओके, फिर से बता दूं, सिंगुलर नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल उसी कंडीशन में आता है जिसमें स्पीकर और लिसनर में से किसी एक को उसके बारे में नहीं पता होता जिसके बारे में बात हो रही है। लेकिन मान लो स्पीकर और लिसनर में से किसी एक व्यक्ति को उसके बारे में मतलब पता है, किसी एक को पता है एक को नहीं पता, तो इंडेफिनिट आर्टिकल। लेकिन मान लो स्पीकर और लिसनर दोनों को ही उस नाउन का पता है जिसके बारे में बात हो रही है, तो फिर वहां डेफिनिट आर्टिकल लगता है। तो डेफिनिट आर्टिकल किसी भी नाउन से पहले केवल तभी लगेगा जब स्पीकर और लिसनर दोनों को उस नाउन के बारे में पता होगा। जैसे मान लो अब कंडीशन क्या है कि किसी स्थान पर एक ही आदमी बैठा है और उसने मुझसे पूछा क्या भाई साहब आप इनको जानते हो, और मैंने कहा हाँ जी मैं इनको जानता हूँ। तो अब एक चीज बताओ, अब एक ही व्यक्ति है वहां, जब एक ही पर्सन है और उसको मैं जानता हूँ तो क्या वो नहीं जान गया कि जिसको मैं जानता हूँ? भाई यहाँ तो एक से ज्यादा थे, उनमें से मैं किसी एक को जानता था तो उसे नहीं पता था ना कि किस एक को मैं जानता हूँ। लेकिन यहाँ पर तो व्यक्ति सिर्फ एक है तो मैं तो जानता ही हूँ, लेकिन अब तो वो भी जान गया। तो ऐसी कंडीशन में जब स्पीकर और लिसनर दोनों को पता हो कि किस नाउन के बारे में बात हो रही है, तो वहां पर फिर इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं, फिर वहां डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट होता है सिंगुलर नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल कब आता है, जब स्पीकर और लिसनर दोनों में से किसी एक को पता हो किसी एक को नहीं पता हो। और मान लो उस नाउन के बारे में, जिस नाउन के बारे में बात चल रही है उसके बारे में स्पीकर और लिसनर दोनों नोन है और दोनों जानते हैं, तो फिर वहां डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है। ओके, मैं एक एग्जांपल के थ्रू और बताना चाहूंगा आपको। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, ब्रिंग डैश चेयर फ्रॉम डैश रूम। ओके, मान लो ये सेंटेंस है, ब्रिंग डैश चेयर फ्रॉम डैश रूम। ओके, तो ब्रिंग डैश चेयर फ्रॉम डैश रूम। अब मैं आपसे पूछूं कि इन सेंटेंस में आपको आर्टिकल्स का फिलअप करना है। ओके, अब एक चीज देखो, ब्रिंग डैश चेयर फ्रॉम डैश रूम, तो यहां देखो चेयर और रूम से पहले अब मैटर करता है कि चेयर और रूम से पहले आप किस आर्टिकल को फिल करोगे। चलो सोचो, अभी हम नहीं बता सकते कि इनसे पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा क्योंकि सिचुएशन हमारे सामने नहीं खुली हुई है।
अब मैं सिचुएशन खोलता हूं। मान लो रूम एक है, मान लो रूम एक है और चेयर बहुत सी है। मान लो यहां पर रूम तो एक है और चेयर बहुत सी है। तो रूम एक है तो दोनों को पता चल गया किस रूम के बारे में बता रहे हैं, स्पीकर और लिसनर दोनों। तो रूम एक है, तो रूम अगर एक है तो रूम तो डेफिनेट हो गया, तो रूम से पहले तो दा लगेगा। और चेयर बहुत सी है, तो अब वो एक चेयर कौन सी है, अब जो बता रहा है उसे तो पता ही है, लेकिन जो नहीं जानता उसे कैसे पता चलेगा इतनी चेयर में से वो एक चेयर कौन सी है। तो इसका मतलब जब रूम एक और चेयर बहुत सी है तो चेयर तो डेफिनेट हो गया बहुतों में से, तो यहां लगेगा ए, ब्रिंग ए चेयर फ्रॉम द रूम। अब मान लो ये तो है एक सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन क्या है, रूम बहुत से हैं और चेयर भी बहुत सी है। तो अब ये देखो रूम भी बहुत से हो गए, चेयर भी बहुत सी हो गई, तो वो ना तो रूम ही डेफिनेट रहा और ना ही चेयर डेफिनेट रही, ठीक है ना। तो फिर क्या आ जाएगा, ब्रिंग ए चेयर फ्रॉम ए रूम, ओके। और मान लो रूम भी एक है और चेयर भी एक है, ये तीसरी सिचुएशन है। तो चेयर भी एक हो गई और रूम भी एक हो गया, तो दोनों डेफिनेट हो गए, तो फिर क्या लगाओगे, ब्रिंग द चेयर फ्रॉम द रूम। तो कहने की मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि सिंगुलर नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल केवल आप तभी लगाते हो जब स्पीकर को तो पता है लेकिन लिसनर को उसका नहीं पता जिसको स्पीकर का पता है। और डेफिनेट आर्टिकल नाउन से पहले केवल तभी आता है जब स्पीकर और लिसनर दोनों को पता हो, चाहे वो सिंगुलर नाउन हो चाहे वो प्लूरल हो, ओके। अब एक चीज देखिएगा आप, खैर ये तो मैंने तुम्हें बताया। अब एक चीज देखिएगा, तो अब इस पर आते हैं। तो मैंने कहा अनदर, क्योंकि अनदर का मतलब क्या है, अनदर, अदर से पहले एन लगा हुआ है। अगर अदर से पहले एन लगा हुआ है तो इसके बाद कौन सा नाउन आएगा, सिंगुलर, क्योंकि अनदर में एन लगा हुआ है। एन होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, और इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब क्या होता है कि उसके साथ सिंगुलर नाउन आएगा, लेकिन वो सिंगुलर नाउन क्या होगा, जनरल होगा, स्पेसिफिक होगा, जनरल ही होगा, क्योंकि एन के बाद ऐसे इंडेफिनिट नाउन आते हैं जो इंडेफिनिट हो, मतलब इन जनरल की बात हो। अब याद रखो अदर के बाद हमने कहा ऐसा नाउन आएगा जो प्लूरल हो, वो प्लूरल नाउन भी जनरल ही होगा। फिर से बता दूं, अनदर के बाद सिंगुलर नाउन आएगा, अदर के बाद प्लूरल नाउन आएगा। अनदर के बाद जो सिंगुलर नाउन आएगा, अदर के बाद जो प्लूरल नाउन आएगा, ये दोनों नाउन जनरल होंगे, मतलब स्पेसिफिक नहीं होंगे। अब एक चीज देखो, क्या हमेशा ऐसा होगा कि आने वाला नाउन हमेशा ही जनरल होगा, नहीं ना, वो स्पीकर और लिसनर दोनों को पता हो सकता है, तो फिर तो वहां वो नाउन क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक। तो एक तीसरा भी डिटर्मिनर होता है, ये तो हो गया एक, ये टू और ये थ्री, तो एक तीसरा डिटर्मिनर होता है जिसको हम बोलते हैं द अदर। क्या बोलते हैं जी, द अदर। अब अदर से पहले दा लग गया तो ये तो बात कंफर्म है कि द अदर के बाद ऐसा नाउन आएगा जो स्पेसिफिक होगा, फिर वो चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, ओके। तो याद रखना अनदर और अदर के बाद, अनदर और अदर के बाद प्लूरल नाउन और अनदर के बाद सिंगुलर नाउन दोनों जनरल होंगे, इंडेफिनेट होंगे, लेकिन जो थर्ड डिटर्मिनर है वो द अदर है। द अदर के बाद ऐसा नाउन आएगा जो स्पेसिफिक होगा, भले ही वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, ठीक है ना, वो फिर क्या होगा जी, स्पेसिफिक होगा। तो याद रखिएगा ये तीन डिटर्मिनर्स है। एक चौथा वर्ड्स भी होता है, एक चौथा वर्ड्स होता है अदर्स। क्या होता है, अदर्स। अब एक चीज मैं तुम्हें बताऊं, जी हमने तीनों वर्ड डिस्कस किए, अदर, अनदर, द अदर, ये तो होते हैं डिटर्मिनर्स। क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स, जो नाउन से पहले आकर उनको डिटरमिन करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं जो अदर्स होता है ये कोई डिटर्मिनर्स नहीं होता, ये प्रोनाउन होता है, क्योंकि अदर्स जो होता है ये डिटर्मिनर नहीं होता, ये प्रोनाउन होता है। या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर काम करता है या फिर ऑब्जेक्ट बनकर काम करता है, ओके। तो अब हम ये तीन वर्ड डिस्कस करेंगे, अदर, अनदर और द अदर। तो अब ये वर्ड डिस्कस करेंगे, इसके बारे में मैंने बताया। अब मैं कुछ सेंटेंस लिखने जा रहा हूं, अब मैं कुछ सेंटेंस लिखने जा रहा हूं और इन सेंटेंस में देखना इनको हम कैसे, मतलब इनकी एप्लीकेशन कैसे यूज होगी, ओके।
तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने जो अनादर, अदर और द अदर डिस्कस किया, ठीक है, और मैंने बताया आपको कि अनादर हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है, वो सिंगुलर नाउन इन जनरल यूज होता है। अदर का यूज प्लूरल नाउन के साथ होता है, वो प्लूरल नाउन इन जनरल यूज होता है। और मान लो कोई सिंगुलर नाउन या फिर प्लूरल नाउन डेफिनेट हो, तो फिर हमें एक तीसरा डिटर्मिनर यूज करना होता है जिसका नाम होता है द अदर। ओके, तो अब एक चीज समझिएगा, पहले हमने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, इनको डिस्कस करते हैं। और ये देखो, ये सभी गलत हैं, ये सभी गलत हैं। और इनमें ये गलत क्यों हो रहे हैं, बस इसके पीछे का रीजन हमको देखना है। ओके, फर्स्ट सेंटेंस देखो, आई हैव गोट टू फ्रेंड्स, आई हैव गोट टू फ्रेंड्स, वन इज ए डॉक्टर एंड अनदर इज ए टीचर। तो यहाँ पर जो फ्रेंड है वो अंडरस्टूड है और उससे पहले अनदर आ रहा है कि दो फ्रेंड है और एक फ्रेंड क्या है, एक फ्रेंड डॉक्टर है तो दूसरा क्या है, टीचर। अब एक चीज समझिएगा, मान लो भाई एक व्यक्ति है और तुम्हें पता है कि कोई भी व्यक्ति उसके दो ही हाथ होते हैं, और मान लो हमने कहा उसके एक हाथ में बुक है और एक हाथ में पेन है। मैं कहने लगूं कि राइट हैंड में पेन है तो लेफ्ट में क्या होगा, बुक। समझ रहे हो ना? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब दो ऑप्शन होते हैं और केवल हमें दो के बारे में बताया जा रहा है और एक को हमें रिलेट दूसरे से करना है, तो जब हमें एक का पता चल जाता है तो दूसरे में तो अपने आप ही लग जाएगा पता। तो जब दो की बात होती है और एक हम बताते हैं तो दूसरा तो अपने आप ही डेफिनेट हो जाता है। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा द मैन, मैंने कहा कि द मैन हैड ए बैग, the man had a bag in one hand and an umbrella in another hand। मान लो ये सेंटेंस है, the man had a bag in one hand and an umbrella in another hand। तो मैंने कहा कि जो आदमी है, एक मैन है, उसके एक हाथ में बैग है तो दूसरे हाथ में क्या होगा, अम्ब्रेला। बता दिया ना। तो एक चीज देखो कि मान लो कोई आदमी है, ठीक है ना, उसके मान लो हमने कहा एक हैंड में तो बैग है और एक हैंड में अम्ब्रेला है, तो हमने कहा कि जो राइट हैंड है उसमें क्या है जी, बैग है, तो लेफ्ट में क्या होगा, अम्ब्रेला। क्योंकि यहां बात दो की ही हो रही है, ना कि चार, ना कि पांच। अगर बात यहां दो से ज्यादा की होती, अगर यहां बात दो से ज्यादा की होती और एक हाथ में अम्ब्रेला होता, ठीक है ना, तो खैर हाथ तो दो ही होते हैं, लेकिन मान लो कोई चार पर्सन है, मान लो ए बी सी डी, मान लो ये है, और हमने कहा जो ए है वो एक टीचर है, तो इन तीनों में से डॉक्टर कौन होगा। तो फिर ये क्या हो गया, इंडेफिनिट है। हमें क्या पता इन तीनों में से डॉक्टर कौन है, लेकिन मान लो ये दो ही पर्सन है और हमने कहा ए टीचर है तो डॉक्टर कौन होगा, वो तो अपना भी पता लग गया कि बात तो दो की हो रही है। अगर एक टीचर है तो दूसरा डॉक्टर ही तो होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब बात दो की होती है और एक का हमें पता लग जाता है तो दूसरा तो अपने आप ही डेफिनेट हो जाता है। लेकिन हमने यहां देखा द मैन हैड ए बैग इन वन हैंड, एक हाथ में बैग है तो ऑब्वियसली दूसरे हाथ में अम्ब्रेला होगा। तो अगर दूसरे हाथ में अम्ब्रेला है तो फिर आप अनदर मत लिखिएगा वहां। अनदर का यूज मैंने कहा था एन प्लस अदर होता है। अनदर का यूज हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ होता है जो सिंगुलर नाउन इंडेफिनिट हो। लेकिन हमें तो दूसरे हाथ का तो पता ही है, एक हाथ में क्या है भाई, एक हाथ में बैग है तो दूसरे हाथ में क्या होगा, अम्ब्रेला ही होगा ना। तो हैंड यहां पर जो दूसरा हैंड है वो क्या हो गया, डेफिनेट हो गया। तो फिर इससे पहले क्या लिखो, द अदर हो गया। तो ये चीज मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर बात दो की हो रही है और एक बात को बता दिया गया तो दूसरा तो अपने आप डेफिनेट हो गया। तो इसी तरह से सेंटेंस देखो, आई हैव गोट टू फ्रेंड्स, वन इज ए डॉक्टर एंड अनदर इज ए टीचर। तो हमने कहा कि दो दोस्त हैं, भाई मेरे पास जो है दो दोस्त हैं, मेरे दो दोस्त हैं जिनमें से एक तो डॉक्टर है। अगर मैंने कहा कि जिनमें से एक डॉक्टर है और एक टीचर है तो एक तो हो गया डॉक्टर, तो दूसरा अपने आप ही पता लग गया कि टीचर ही होगा। मान लो मेरे पास चार दोस्त होते या मेरे चार दोस्त होते, उनमें से एक डॉक्टर होता तो तीन में से बताना मुश्किल था, तो फिर हम क्या लिख देते, अनदर लिख देते।
भाई अनादर लिख देते कि अनादर इज ए टीचर, क्योंकि हमें नहीं पता उन तीन में से एक टीचर कौन होगा, लेकिन बात यहाँ कितने की है, दो की। दो में से एक डॉक्टर है तो दूसरा क्या होगा, टीचर। जब दूसरा टीचर होगा तो दूसरा फ्रेंड क्या हो गया हमारा, डेफिनेट। जब दूसरा फ्रेंड डेफिनेट हो गया तो फिर अनादर मत लिखो, फिर क्या लिखो, द अदर लिखो ना। मान लो एक फ्रेंड क्या है, डॉक्टर, तो दूसरा फ्रेंड तो टीचर ही होगा ना, जब है ही तो ही फ्रेंड। ओके, तो बात समझने की कोशिश करिएगा। अगर बात दो की होती है और उनमें से एक को बता दिया जाता है तो दूसरा अपने आप ही डेफिनेट हो जाता है। लेकिन मान लो अगर एक से दो से ज्यादा चीजें हैं और एक को बता दिया गया तो उन तीन में से पता नहीं कि कौन सी क्या होगी, तो वहां पर फिर सिंगुलर नाउन होता है, इनडेफिनेट। चलो पहला हुआ, सेकंड देखेगा। सेकंड सेंटेंस में कहा गया है, खैर सेकंड सेंटेंस से पहले एक चीज और बताता हूं, ये तो समझ ही गए। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, मान लो मैंने एक सेंटेंस और लिखा आई डोंट लाइक या आई डिडंट लाइक अनदर हाफ ऑफ द मूवी। मान लो ये सेंटेंस है, आई डिड नॉट लाइक अनदर हाफ ऑफ द मूवी, कि मैंने मूवी का जो मतलब कोई दूसरा हाफ था वो पसंद नहीं था, ठीक है ना, मैं पसंद नहीं किया था, मैंने पसंद नहीं किया था कोई दूसरा हाफ मूवी का। अब एक चीज मुझे बताओ, हाफ ज्यादा से ज्यादा किसी भी चीज के कितने हो सकते हैं, किसी भी चीज को अगर आप हाफ करोगे तो ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, किसी भी चीज के दो ही हाफ हो सकते हैं। अरे किसी भी चीज के दो ही हाफ हो सकते हैं। मान लो कोई मूवी है तो ये इंटरवल पार्ट है, तो हमें पता है इंटरवल से पहला हो गया फर्स्ट हाफ और इंटरवल के बाद हो गया आपका सेकंड हाफ। तो हाफ किसी भी चीज के दो ही हो सकते हैं। तो अगर जब बता रहे कि आई डिड नॉट लाइक अनदर हाफ, तो जब एक हाफ की बात हो चुकी तो दूसरा हाफ तो निश्चित ही हो गया, क्योंकि हाफ तो दो ही होते हैं, तो फिर हम क्या लिखेंगे, द अदर हाफ। समझ में आ रही है ना बात। तो अगर बात दो की होती है तो वो हमेशा डेफिनेट होता है, वहां द अदर लगेगा। अगर बात दो से ज्यादा की होती है तो वहां फिर वो इनडेफिनेट होता है, फिर वहां अनदर और अदर का यूज होता है। ओके, चलिएगा, तो फर्स्ट सेंटेंस हुआ, इसको रब करते हैं। सेकंड सेंटेंस है वेयर आर अदर बॉयज। ओके, वेयर आर अदर बॉयज। अब इस सेंटेंस में देखो जो अदर डिटरमिनर का यूज हुआ है, क्या ये ठीक है, वेयर आर अदर बॉयज। अब एक चीज देखो, यहां कोई पूछ रहा है कि दूसरे लड़के कहां हैं, किसी ने क्वेश्चन किया, क्योंकि WH वर्ड से स्टार्ट है और यहां स्पीकर लिसनर से कुछ जानना चाह रहा है। ओके, मान लो अब एक चीज देखो, मान लो कि मेरा कोई न्यू बैच है, ओके, और उस न्यू बैच का पहला दिन है, मैं बैच पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, और उस न्यू बैच का मेरा फर्स्ट डे है। ओके, तो वहां जो बच्चे आए, मान लो मैं उनसे क्या ये क्वेश्चन कर सकता हूं कि दूसरे बच्चे कहां हैं। जब वो मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूं, तो मेरे लिए वो इंडेफिनेट, उनके लिए मैं इंडेफिनेट, तो फिर मैं उनसे क्यों पूछूं कि दूसरे लड़के कहां हैं, मुझे थोड़ा ही पता है जो दूसरे बच्चे हैं। समझ में आई ना बात। तो अगर कोई पूछ रहा है कि दूसरे लड़के कहां हैं, तो क्या उसको ये नहीं पता होगा कि वो दूसरे लड़के जिसके बारे में वो पूछ रहा है वो है कौन। मान लो अब क्या हुआ, बैच स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, उस बैच में 20 बच्चे आ रहे थे, डेली आ रहे थे, वो मुझे भी पता चल गए कौन है। मान लो किसी पर्टिकुलर डे उस 20 में से 15 बच्चे आ गए, उस 20 बच्चों में से 15 बच्चे आ गए, कितने रह गए, 5। तो क्या मुझे नहीं पता वो 5 कौन है, तो फिर मैं क्या कहूंगा, वेयर आर अदर बॉयज या वेयर आर द अदर बॉयज, क्योंकि मैंने बताया था अदर डिटरमिनर के बाद जो प्लूरल नाउन आता है वो इनडेफिनेट होता है। लेकिन अगर कोई पूछ रहा है कि दूसरे लड़के कहां हैं, तो उसको पता है वो लड़के कौन है, तभी तो पूछ रहा है, तो यहां अदर गलत है, तो फिर क्या होगा, द अदर बॉयज। तो ये सही था कि वेयर आर द अदर बॉयज। भाई जब कोई स्पीकर पूछ रहा है लिसनर से कि दूसरे लड़के कहां हैं, तो उसको पता होगा डेफिनेटली, अगर पता नहीं है तो पूछेगा क्यों। ओके, तो खैर दूसरा सेंटेंस और तीसरा देखिएगा, जो सेंटेंस जो थर्ड सेंटेंस है, why did you not use other method। ओके, why did you not use other method। तो मेथड से पहले अदर डिटरमिनर आ रहा है। अब एक चीज देखेगा, क्या यहां पर मेथड ठीक है अदर के साथ। पहली बात तो एक चीज देखो,
मैंने कहा था जो अदर डिटरमिनर होते हैं इनके साथ ऐसा नाउन आता है जो प्लूरल हो। आपने देखा मेथड सिंगुलर नाउन है तो ये तो पहले ही गलत है। मेथड सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ अदर आता नहीं है, ये कॉन्सेप्ट कहता है, ठीक है। खैर तो गलत हो गया। अब एक चीज देखो, अब ये कह रहे हैं कि क्या तुमने मतलब क्यों तुमने दूसरा मेथड यूज नहीं किया। मान लो कोई क्वेश्चन है और उसके दो ही मेथड है, तो एक तो कर लिया तो फिर दूसरा मेथड क्या हो जाएगा, डेफिनेट हो जाएगा, क्योंकि दो ही मेथड की बात है। तो या तो आप यहां लिखो कि द अदर, अगर द अदर लिखोगे तो क्या मानना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के दो ही मेथड है, एक वो यूज कर चुका है और दूसरे के बारे में पूछ रहा है। लेकिन मान लो उस क्वेश्चन के दो नहीं चार मेथड हो गए, उस क्वेश्चन के चार मेथड हो गए, एक उसने बता दिया, तो बचे कितने, तीन। अब तीन क्या हो गए, डेफिनेट इनडेफिनेट, अब इनडेफिनेट हो गए, तो फिर यहां क्या यूज कर सकते हो, अब अनदर मेथड। तो कहने का मेरा मतलब है कि यहां पर द अदर और अनदर चाहे मर्जी जो यूज कर लो, लेकिन फिर कॉन्टेक्स्ट अलग होगा। अगर हम द अदर लगा रहे हैं तो हमें मानकर ये चलना पड़ेगा कि यहां मेथड दो की बात थी, एक मेथड हो गया और दूसरा निश्चित हो गया। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा मेथड की बात कर रहे हो, तीन की या चार की, तो एक मेथड हो गया, अब हमें ये नहीं पता कि वो दूसरा मेथड है कौन सा उन तीन में से, ठीक है। तो फिर वहां पर वो जनरल हो गया, इंडेफिनिट हो गया, फिर हमने अनदर यूज कर लिया, उसके साथ सिंगुलर नाउन यूज हो गया, ओके। तो यहां पर दोनों आ सकते हैं, द अदर और अनदर, ओके। खैर ये तीसरा सेंटेंस हुआ। अब देखिएगा फोर्थ सेंटेंस, द अनदर ऑप्शन वाज इवन मोर कंफ्यूजिंग, द अनदर ऑप्शन वाज इवन मोर कंफ्यूजिंग, ओके। तो अब एक चीज देखेगा, अनदर ठीक है या नहीं है ये अलग बात है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, जैसे मैंने कहा था कि मैं एक आदमी को जानता हूं, तो क्या लिख दूंगा, आई नो ए मैन। और मान लो वहां एक ही व्यक्ति है, वो स्पीकर लिसनर दोनों को पता है, तो क्या लिख सकता हूं, आई नो द मैन। तो आप सिंगुलर नाउन के साथ क्या कर सकते हो, या तो इंडेफिनिट आर्टिकल लगा सकते हो कि वो इंडेफिनिट है, या फिर डेफिनेट आर्टिकल लगाकर बता सकते हो कि वो डेफिनेट है। तो मैन के साथ ए भी आ सकता है और दा भी आ सकता है, आई नो ए मैन, आई नो द मैन। लेकिन अगर मैं एक तीसरा सेंटेंस लिखूं, आई नो द ए मैन, अब ये क्या ही ऐसा हो जाएगा, आई नो द और ए मैन, मतलब डेफिनेट भी और इनडेफिनेट भी, ऐसा कहां हो जाएगा, ठीक है ना भाई। या तो ए मैन लिखो या द मैन लिखो, ये कहां लिख रहे हो कि आई नो द भी और ए मैन भी, ये नहीं होगा ना। तो ये बात कंफर्म है, द और एन का यूज एक साथ नहीं हो सकता, मतलब डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल एक साथ नहीं आ सकते। खैर तो यहां द और अनदर तो आ ही नहीं सकता, ओके। तो अब यहां देखने वाली बात है, या तो अनदर आएगा या फिर द अदर आएगा। अब क्या है, ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूं, मान लो किसी क्वेश्चन के मतलब चार ऑप्शन है, 1 2 3 4, और ये कह रहे हैं कि कोई दूसरा ऑप्शन मतलब ज्यादा कंफ्यूजिंग था, ठीक है ना। तो अगर ऑप्शन चार है और एक ऑप्शन आपने बताया कि कोई दूसरा ऑप्शन मोर कंफ्यूजिंग है, तो इन तीन में से वो दूसरा कौन है हमें नहीं पता, तो अनदर आ जाएगा। मान लो दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन में एक हो गया, तो वो दूसरा कौन सा है वो हमें पता लग गया, तो फिर द अदर भी आ गया। तो अब यहां एक चीज देखो, अनदर और द अदर दोनों यूज कर सकते हैं या उनमें से एक कर सकते हैं, या यहां दोनों सिचुएशन हो सकती है। देखो इसमें एक हिंट दिया हुआ है, इस सेंटेंस में एक हिंट दिया हुआ है, जो ये है मोर कंफ्यूजिंग, मोर कंफ्यूजिंग। तुम्हें पता है, नहीं पता तो मैं बता दूं, जो मोर यूज होता है वो होता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ, मोर। और कंपैरेटिव डिग्री का यूज हम कब करते हैं, जब दो में कंपैरिजन शो कराना हो या दो से ज्यादा में। तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज दो के लिए होता है, और जब दो के लिए होता है तो इसका मतलब क्या है, जब एक ऑप्शन तो हो गया, बाद दूसरा ऑप्शन बचा, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, डेफिनेट हो गया ना। तो इसका मतलब फिर द अनदर नहीं होगा जी, द अदर होगा, कि द अनदर तो होने से रहा था, अब अनदर भी नहीं होगा, तो होगा क्या, द अदर मैन, ठीक है ना। द अदर ऑप्शन वाज इवन मोर कंफ्यूजिंग। द अदर क्यों आया, मोर कंफ्यूजिंग एक ऐसा वर्ड था, एक ऐसी डिग्री थी ना जिसने हमको हिंट दिया और हमें बताया कि अगर मोर कंफ्यूजिंग है तो ऑप्शन दो ही थे, अगर ऑप्शन दो थे, एक का हमें पता है, तो दूसरा मोर कंफ्यूजिंग है, तो दूसरा ऑप्शन तो क्या हो गया, डेफिनेटली हो गया, फिर लगेगा द अदर, ओके। चलिए जी, ये भी हो गया।
अब यहां देखिएगा, हिज अनदर अंकल इज ए बैंक मैनेजर, हिज अनदर अंकल इज ए बैंक मैनेजर। अब खैर इस सेंटेंस से पहले यहां समझिएगा कुछ। मान लो मैंने कहा कि मेरा भाई आगरा रहता है या दिल्ली रहता है, माई ब्रदर लिव्स इन दिल्ली। ओके, भाई हमने कहा कि मेरा एक भाई है वो दिल्ली रहता है, तो माई ब्रदर लिव्स इन दिल्ली। ओके, और मान लो मैंने कहा मेरे बहुत सारे भाई हैं और वो सभी दिल्ली रहते हैं, तो क्या कहूंगा, माई ब्रदर्स लिव इन दिल्ली। ओके, तो अब एक चीज देखो, यहां ये दोनों सेंटेंस लिखे, पहले का मीनिंग अलग है, दूसरे का अलग है। पहले का है माई ब्रदर, एक भाई है वो दिल्ली रहता है, तो माई ब्रदर लिव्स इन दिल्ली। मान लो एक से ज्यादा भाई है वो सभी दिल्ली रहते हैं, तो माई ब्रदर्स लिव इन दिल्ली। लेकिन मान लो मेरे भाई बहुत सारे हैं और एक दिल्ली रहता है, तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा उसको, माई ए ब्रदर लिव्स इन दिल्ली। तो बताओ क्या ऐसा होगा? अरे ये क्या, मतलब आपने माई भी लगा दिया और ए भी लगा दिया। माई होता है पॉजेसिव डिटर्मिनर, ये बता चुका हूं कि जो माई होता है वो पॉजेसिव डिटर्मिनर होता है जो नाउन के साथ पोजेशन या रिलेशन बताता है। ओके, माई ब्रदर का मतलब मेरा भाई, और ए का मतलब इंडेफिनिट पता नहीं कौन सा भाई। तो ये क्या आपने किया, ठीक है ना। तो याद रखना, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो दो ग्रुप में आते हैं। पहले ग्रुप में जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो डिफाइनिंग डिटर्मिनर्स होते हैं, पॉजेसिव डिटर्मिनर्स, पोजीशन को बताने वाले डिटर्मिनर्स, दिस दैट दिस दोज, ठीक है ना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स और पॉजेसिव और एक आर्टिकल्स, ए एंड द आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर्स होते हैं, और ये तीनों एक ही ग्रुप के डिटर्मिनर्स होते हैं। और एक चीज याद रखना, जो डिफाइनिंग डिटर्मिनर्स होते हैं एक ही ग्रुप के, वो एक साथ बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो और दूसरे ग्रुप में होते हैं क्वांटिफायर्स और न्यूमेरल्स। तो कहने की मेरा मतलब ये है कि एक ही ग्रुप के दो डिटर्मिनर एक साथ यूज नहीं हो सकते। तो माई के साथ ए नहीं आ सकता, ये बिल्कुल गलत हो गया। हाँ, अगर इसको लिखना ही है कि मेरे बहुत सारे भाई और उनमें से एक दिल्ली रहता है, तो लिख सकते हो आप वन ऑफ मैनी करके कि वन ऑफ माई ब्रदर्स लिव्स इन दिल्ली। तो ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। क्या कर दिया आपने, बहुत सारे भाई हैं टोटल, उनमें से पार्ट हो गया एक और वो दिल्ली रहता है, तो वन ऑफ माई ब्रदर्स लिव्स इन दिल्ली। हाँ, पॉजेसिव डिटर्मिनर के साथ कभी भी आर्टिकल्स नहीं आते, क्योंकि ये दोनों डिफाइनिंग डिटर्मिनर्स और एक ही ग्रुप के होते हैं। खैर, ये दोनों सही है और ये सही है फिर, ठीक है। अब एक चीज देखो, मान लो मैंने तुम्हें क्या कहा कि पॉजेसिव डिटर्मिनर के साथ आर्टिकल नहीं आएंगे। अब एक चीज देखो, जैसे माई के साथ ए नहीं आया, तो अब एक चीज देखो, हिज के साथ एन कैसे आ जाएगा, समझने वाली बात है नहीं। हिज भी तो पॉजेसिव डिटर्मिनर है और एन आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है, तो फिर हिज के साथ एन कैसे आ जाएगा, तो ये गलत हो गया। अब हिज के साथ अनदर नहीं आया, ठीक है ना, तो फिर दादर तो आ ही नहीं सकता, वो भी दा हो जाएगा, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा यहां अदर। ओके, तो अब एक चीज समझो, मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, माई जो पॉजेसिव केस के डिटर्मिनर होते हैं, हिज, योर, आर, हर, ठीक है ना, देयर वगैरह। तो ये जो पॉजेसिव केस के डिटर्मिनर होते हैं, और इनके साथ क्या होता है, अगर इनके साथ आपको डिटर्मिनर लिखना है, क्योंकि ये पॉजेसिव केस के डिटर्मिनर होते हैं, ए एंड द इनके साथ नहीं आता, तो फिर आपको इनके साथ लिखना होगा अदर, क्योंकि इनके साथ जो अनदर है वो गलत हो जाएगा और अदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो देखो, इसलिए मैं कहता हूं कि कॉन्सेप्ट से पढ़ो। देखो, लिखा होता है कि अदर के साथ प्लूरल नाउन आता है, लेकिन आपने यहां क्या देखा, हिज के साथ अदर आया और अदर के साथ आया सिंगुलर नाउन। तो ये याद रखिएगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है, इसीलिए क्या होता है, रूल किनारे होता है। और अगर मतलब हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ करना पड़ा, तो हम बिल्कुल उनके साथ सिंगुलर नाउन लिख सकते हैं, क्योंकि पॉजेसिव केस के साथ अनदर और दादर तो आ ही नहीं सकते, तो बचा अदर, फिर यही आएगा। तो सिचुएशन वेरी करती है, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हमें कॉन्सेप्ट को सीखना होता है, ठीक है ना, रूल के अकॉर्डिंग नहीं। तो इसलिए कोई भी पॉजेसिव केस का डिटर्मिनर है वो अदर सही हो गया, और ये रूल फेल हो गया कि अदर के साथ प्लूरल आता है। सिंगुलर भी आएगा जब सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग होगी, ठीक है।
6 देखेगा, नो अनदर मैन कैन रन फास्टर देन उसेन बोल्ट। ओके, नो अनदर मैन कैन रन फास्टर, ओके सॉरी रन नहीं लिखा तो रन लिख लेना, नो अनदर मैन कैन रन फास्टर देन उसेन बोल्ट। तो मतलब कोई भी दूसरा जो आदमी है वो तेज नहीं दौड़ सकता, कोई दूसरा मैन तेज नहीं दौड़ सकता उसेन बोल्ट से। ओके, इससे पहले मैं समझाना चाहूंगा, मान लो मैंने कहा आई हैव ए बुक या आई हैव नो बुक, फिर मैंने कहा आई हैव ए बुक। भाई या तो मैं कह रहा हूं कि आई हैव नो बुक, नो बुक का मतलब क्या है, जीरो, कि मेरे पास कोई किताब नहीं है। भाई नो भी डिटरमिनर होता है, ए भी डिटरमिनर होता है, आर्टिकल भी डिटरमिनर होता है, दोनों के दोनों नंबर को स्ट्रेस करते हैं, ठीक है ना, नंबर बताते हैं। नो का मतलब होता है जीरो, ए का मतलब क्या होता है 1। तो अगर मैं लिखूं आई हैव नो बुक तो क्या कह रहा हूं, आई हैव जीरो बुक, मतलब मेरे पास कोई बुक नहीं। अगर मैं लिख रहा हूं आई हैव ए बुक, इसका मतलब मेरे पास एक किताब है। तो तुम्हें पता है जो ए और एन होता है वो 1 की वीकर फॉर्म होता है जो नंबर बताता है, ठीक है, और नो भी नंबर बताता है 0। ओके, तो या तो ये हो सकता है आई हैव नो बुक, या ये हो सकता है आई हैव ए बुक। लेकिन अगर मैं एक तीसरा सेंटेंस लिखूं आई हैव नो ए बुक, तो अब एक चीज बताओ ये क्या है भाई, मतलब नो भी लिख दिया और ए भी लिख दिया, कि है भी और नहीं भी, ये क्या मजाक है, ठीक है ना। तो खैर ये बिल्कुल गलत है, या तो नो बुक या फिर ए बुक, क्योंकि नो नंबर बताता है और ए भी नंबर बताता है, तो दोनों एक साथ यूज नहीं हो सकते। ओके, तो नीचे देख लो आप, नो आया तो नो के साथ फिर एन क्यों आएगा, भाई ए एन दोनों का मतलब एक होता है ना, तो नो के साथ जब नंबर नहीं आ सकता, नो के साथ ये भी तो आ रहा है अनदर, बिल्कुल गलत हो गया। तो इसीलिए अब नो अनदर नहीं होगा, तो फिर नो के साथ क्या होगा, नो के साथ होगा फिर अदर। ओके, और देखो यहां भी सिंगुलर नाउन है क्योंकि सिचुएशन यही कहती है। तो इसीलिए मैं कहता हूं रूल रटो में कुछ नहीं रखा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेंस लो, समझो और समझ कर उसको करो, ठीक है ना। मतलब कम पढ़ो ज्यादा समझो, लेकिन तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, तुम पढ़ते ज्यादा हो समझते कम हो, ठीक है ना। खैर, तो अब एक चीज देखो, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा इस सेंटेंस में, जैसे नो होता है, जैसे सम होता है, फ्यू होता है, ठीक है ना, एवरी होता है, मैनी होता है, एनी होता है, ये सभी डिटरमिनर है। नो हुआ, सम हुआ, फ्यू हुआ, एवरी हुआ, मैनी हुआ, एनी हुआ, ये सभी डिटरमिनर्स है और नाउन से पहले को उनके नंबर को डिटरमिन करते हैं। क्योंकि इनके नंबर को डिटरमिन करते हैं तो इनके साथ कोई ऐसा दूसरा वर्ड नहीं लिखा जाएगा जो नंबर को स्ट्रेस करे, तो इसीलिए इनके साथ हमेशा अदर लिखा जाएगा, जबकि अनदर इनके साथ नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि अनदर में जो पहले एन लगा है वो भी नंबर बताता है। तो क्योंकि ये पहले ही नंबर बता देते तो फिर एन क्यों लिखोगे इनके साथ, ठीक है ना। तो हमेशा नो, सम, फ्यू, एवरी, मैनी, एनी के साथ अगर लिखोगे तो अदर लिखोगे, जैसे सम अदर, एनी अदर। एनी नो अदर तो नहीं करते आप, एनी द अदर तो नहीं करते आप। तो इसलिए बता रहा हूं कि यदि कोई डिटरमिनर नंबर बताता है तो उनके साथ कभी अनदर नहीं होगा, अदर ही होगा, चाहे फिर वो नाउन सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। ओके, जैसे सम अदर बॉयज वगैरह, तो इसीलिए नो के साथ अनदर नहीं हुआ, अदर ठीक हो गया। ओके, चलिए सर, तो समझ में आ रहा है अच्छे से। नेक्स्ट सेंटेंस, आई वी हैव गोट नो अदर अल्टरनेटिव। क्या लिखा है भाई, वी हैव गोट नो अदर अल्टरनेटिव। अब समझिएगा इस सेंटेंस में क्या हुआ, मान लो एक वर्ड है अल्टर ईगो, अल्टर ईगो लिखा, तो जो अल्टर होता है इसका मतलब क्या होता है, अल्टर का मतलब होता है जी अदर। कहीं भी अगर अल्टर लिखा देखोगे आप, उसका मतलब अदर होता है। और ईगो क्या होता है, ईगो का मतलब होता है स्वयं, आई। ईगो का मतलब आई, मतलब स्वयं, जैसे ईगोइस्ट हो जाता है अपने बारे में सोचने वाला, तो ईगो का मतलब होता है स्वयं, आई, और अल्टर का मतलब होता है अदर। तो अल्टर ईगो का मतलब होता है, मान लो जैसे तुम हो और तुम्हारे जैसा कोई दूसरा व्यक्ति है, मान लो तुम हो और तुम्हारे जैसा कोई दूसरा व्यक्ति है, तो वो आपका अल्टर ईगो है, मतलब आपके जैसा सोचने वाला, आपके जैसा दिखने वाला, तो अल्टर ईगो होगा, ठीक है ना। मान लो मेरे जैसा कोई है तो मेरा अल्टर ईगो होगा। तो अल्टर ईगो का मतलब होता है अनदर सेल्फ। क्या होता है जी, अनदर सेल्फ,
अनदर क्यों इज क्या, हमें क्या पता दूसरा कौन है, ठीक है ना, दो थोड़े ये दो से ज्यादा है। तो अल्टर ईगो का मतलब होता है अनदर सेल्फ, और अल्टर खुद में अदर होता है। ओके, तो एक चीज देखो, अल्टर ईगो का मतलब तो अनदर सेल्फ होता है, अल्टरनेटिव का मतलब तो अदर ऑप्शन हो जाएगा ना। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, अदर ऑप्शन। जब अल्टरनेटिव का मतलब अदर ऑप्शन होता है तो फिर उसके साथ अदर क्यों यूज कर रहे हो आप। अल्टर का मतलब जब खुद ही अदर होता है तो अल्टरनेटिव के साथ अदर क्यों आएगा, अल्टरनेटिव तो खुद ही अदर ऑप्शन वैल्यू करता है। ओके, अब मैं एक चीज बताना चाहता हूं, हालांकि मैंने तुम्हें बताया है, या तो फिर एक काम करो, अगर तुम अदर लिखना चाहते हो तो अल्टरनेटिव हटाओ और ऑप्शन लिख दो। तो क्या लिखोगे, वी हैव गॉट नो ऑप्शन, नो अदर ऑप्शन, नो अदर चॉइस। लेकिन अगर अल्टरनेटिव लिख रहे हो तो फिर अदर हटाओ और क्या कहो कि वी हैव गॉट नो अल्टरनेटिव, और अल्टरनेटिव का मतलब ही होता है अदर ऑप्शन। जैसे रिपीट के साथ अगेन नहीं लिख सकते, क्योंकि री जो प्रेफिक्स होता है उसका मतलब अगेन हो जाता है, तो रिपीट के साथ अगेन क्यों लिख रहे हो। रिटर्न के साथ बैक नहीं आता, सरप्राइज के साथ अनएक्सपेक्टेड नहीं आता, क्योंकि सरप्राइज तो होती ही अनएक्सपेक्टेड है। तो कहने का मेरा मतलब है कि जब दो वर्ड है उनमें से एक वर्ड उस मीनिंग को टैली कर रहा है तो दूसरा वर्ड क्यों लिखोगे आप। तो इसीलिए अल्टरनेटिव के साथ कभी अदर नहीं आता, क्योंकि अल्टर का मतलब होता ही अदर है, और ये काफी एग्जाम में पूछा गया है। ओके, चलिए इसी नेक्स्ट सेंटेंस, जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो देखेगा क्या है, आई डोंट लाइक बर्गर ब्रिंग मी अनदर थिंग। आई डोंट लाइक बर्गर ब्रिंग मी अनदर थिंग। खैर, इस सेंटेंस पर मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। अब तक मैंने जो आपको बताया अदर, अनदर और द अदर, अगर मैं आपसे पूछूं, अब तक आपने पढ़ा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अदर अनदर का यूज, अदर अनदर का यूज क्यों करते हो आप। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो अदर होता है, अनदर होता है, इसका यूज आप क्यों करते हो। समझ में आया कि अब तक ये इसलिए मैंने नहीं बताया था स्टार्टिंग में, क्योंकि इस सेंटेंस में मुझे बताना था। तो एक चीज याद रखना, अदर अनदर का यूज हम क्यों करते हैं ग्रामर में, और क्यों नाउन से पहले उनका यूज किया जाता है। तो याद रखना, मान लो क्या मैं तुम्हें बता रहा हूं, अदर अनदर का यूज होता है एक चीज को दूसरी चीज से रिलेट करना। फिर से बता दो, मान लो कोई एक ए चीज है और एक बी है, तो ए को आप किससे रिलेट करो, बी से। तो अदर अनदर का यूज होता है, अदर अनदर का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास पहले से कोई चीज हो और उसको दूसरी चीज से रिलेट करना हो। अगर हमें दूसरी चीज से कुछ रिलेट करना हो तो इसके लिए हमारे पास पहले से ही कुछ मतलब होना चाहिए। अगर हमारे पास कुछ नहीं होगा तो हम किससे रिलेट करेंगे। भाई मान लो अभी तक हमने क्या किया कि हमारे पास कुछ था और उसको हमने दूसरी चीज से रिलेट किया। अगर हमारे पास रिलेट करने के लिए कुछ चीज नहीं होती तो हम एक को कैसे रिलेट कर लेते। तो अदर अनादर का यूज ग्रामर में क्यों होता है, अदर अनादर का यूज ग्रामर में होता है एक चीज को दूसरी चीज से रिलेट कराना, यानी इंक्लूड कराना। ओके, कि एक चीज है और उसको दूसरी चीज पे आप बता रहे हो। ठीक है, अगर एक चीज को दूसरी चीज से रिलेट कर रहे हो और वो जो दूसरी चीज है वो डेफिनेट है तो द अदर, इनडेफिनेट है तो अनदर। ओके, खैर, तो अब एक चीज देखो, आई डोंट लाइक बर्गर ब्रिंग मी अनदर थिंग। अब एक चीज देखिएगा, आई डोंट लाइक बर्गर, चलो मान लो मैंने कहा कि मान लो मैं होटल में गया और मैंने बर्गर खाया। मान लो मैं होटल में गया, किसी रेस्टोरेंट में गया, ओके, और मैंने वहां बर्गर खा लिया। ओके, तो बर्गर खाया, फिर मैंने कहा दूसरी चीज ले आओ, तो बर्गर तो खा लिया, तो उसमें दूसरी चीज इंक्लूड कर रहा हूं बर्गर के साथ। तो बर्गर के साथ जब दूसरी चीज इंक्लूड कर रहा हूं तो वहां इंक्लूजन के लिए अनदर थिंग आ जाएगा, फिर वहां अनदर थिंग बिल्कुल करेक्ट होगा अगर मैंने बर्गर खाया। लेकिन यहां देखो, आई डोंट लाइक बर्गर, बर्गर तो मैंने खाया ही नहीं, ये बता रहे हैं कि जो बर्गर है वो मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक बर्गर, बर्गर मुझे पसंद नहीं है, कृपया कुछ और ले आओ। तो बर्गर को तो मैंने हटा ही दिया, भाई बर्गर मुझे पसंद नहीं है, तो आगे जो चीज आएगी वो पहली बार आएगी। अगर पहली बार आएगी तो फिर आप अनादर कैसे लिख सकते हो। अनादर आप केवल तभी लिखते हो जब पहले से आपके पास कुछ हो रिलेट करने के लिए, और आप तो कह रहे हो कि आई डोंट लाइक बर्गर, कि मुझे बर्गर पसंद नहीं है, तो बर्गर तो गया। अब बर्गर आपको पसंद नहीं है और आप दूसरी चीज मंगा रहे हो, तो वो चीज तो आपके लिए पहले ही है, तो एक ही चीज को रिलेट क्यों करोगे आप। तो इसीलिए यहां अनदर थिंग बिल्कुल गलत होगा, और यहां जो करेक्ट होगा वो होगा समथिंग एल्स। ओके, क्या होगा जी, समथिंग एल्स।
समथिंग एल्स। ओके, देखिएगा अब ये एल्स क्या चीज है समझिएगा। मान लो, समझिएगा कि मान लो कुछ स्टूडेंट है, मान लो 20 स्टूडेंट है। ओके, वो 20 स्टूडेंट में से मैं 20 को जानता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, आई नो। भाई मान लो 20 के 20 को मैं जानता हूं, तो आई नो एवरीबॉडी। क्या लिखता हूं जी, आई नो एवरीबॉडी। 20 है, 20 के 20 को मैं जानता हूं, तो आई नो एवरीबॉडी। ठीक है जी, हो गया। मान लो इन 20 में से एक पार्ट ऐसा है जो एक ग्रुप है बी का, और उसको मैं नहीं जानता। मान लो इन 20 में से एक 3-4 स्टूडेंट का एक ऐसा ग्रुप है जिसको मैंने बी ग्रुप नाम दिया और उसको मैं नहीं जानता, तो क्या मैं अब भी कह दूंगा आई नो एवरीबॉडी? नहीं कह सकता, क्योंकि अब तो मैं उस ग्रुप को नहीं जानता। तो अब मैं क्या कहूंगा, अब मैं उस ग्रुप को एक्सक्लूड कर दूंगा और कहूंगा आई नो एवरीबॉडी एल्स। तो एल्स क्या होता है, एल्स एक्सक्लूडिंग शो कराता है, एक्सक्लूजन शो कराता है। तो आई नो एवरीबॉडी सबको जानता हूं, लेकिन किसे छोड़कर, एक्सक्लूड बी, मतलब बी को छोड़कर जो बचे उनको जानता हूं। तो याद रखना जो एल्स होता है वो एक्सक्लूजन शो कराता है। एक्सक्लूजन का मतलब कि हमने उसको निकाल दिया बाहर। जैसे ये 20 थे, 20 में से बी ग्रुप है, बी को हमने निकाल दिया, तो निकालने का मतलब क्या है, इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना, एक्सक्लूड करना। तो एल्स जो होता है वो एक्सक्लूजन शो कराता है, और जब हमें किसी चीज का एक्सक्लूजन शो कराना होता है तो एल्स का यूज होता है, और इंक्लूड करना होता है तो अदर या अनादर का यूज होता है। तो अदर अनादर इंक्लूजन शो कराते हैं, एल्स एक्सक्लूजन शो कराता है। तो समझिएगा, आई डोंट लाइक बर्गर, ब्रिंग मी समथिंग एल्स। इन्होंने इसलिए कहा कि मुझे बर्गर पसंद नहीं है, कृपया कुछ लाओ। कुछ का मतलब क्या है, एक्सक्लूडिंग बर्गर, मतलब बर्गर को छोड़कर कुछ ले आओ, क्योंकि बर्गर को हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। जैसे मैं तुम्हें एक चीज और बताऊं, भाई मान लो कोई मेनू है, होटल में गए, वहां के मेनू है ABCD, तो मेनू है, तो वहां हमने देखा ये बी है बर्गर, तो मैंने कहा भाई बर्गर तो बाहर कर दो, बर्गर मुझे पसंद नहीं है, कोई दूसरी चीज ले आओ। तो बर्गर को हमने क्या कर दिया, इंक्लूड या एक्सक्लूड, एक्सक्लूड। तो इसके लिए क्या यूज किया हमने, एल्स। समझ में आई बात। देखो एक सेंटेंस और देखना इसी आधार पर। जैसे मान लो मैं कहूं कि if Ram is absent, call in another person। देखो मान लो ये है कि if Ram is absent, call in another person। मान लो मेरी कोई फैक्ट्री है और उसमें राम काम करता है, श्याम काम करता है, गोपाल काम करता है, मतलब बहुत से लड़के काम करता है। तो मैंने किसी को कहा भाई राम को बुला कर लाओ, राम को बुलाओ। क्यों काम करेगा, तो किसी ने मुझे कहा कि सर आज राम नहीं आया हुआ है। तो मैंने कहा अगर राम नहीं आया हुआ है तो किसी और से काम कराओ। तो हमने यहाँ क्या किया, राम के साथ कोई और काम कर रहा है, या फिर हमने राम को एक्सक्लूड करके किसी दूसरे को इंक्लूड किया। यानी राम को तो हमने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया ना। तो फिर यहां एक्सक्लूड कर दिया तो अनदर पर्सन क्यों आएगा, फिर यहां आएगा जी समवन एल्स। समवन एल्स का मतलब है किसी को भी बुलाओ, एल्स का मतलब एक्सक्लूडिंग राम, एक्सक्लूडिंग राम। तो समझ में आया, अगर हमें एक्सक्लूजन शो करना होता है तो एल्स का यूज करिएगा, अगर एक चीज को दूसरी चीज से रिलेट करना है, इंक्लूड करना है, तो अनदर और अदर का यूज करिएगा। ओके, चलो सी नेक्स्ट देखिएगा सेंटेंस। नेक्स्ट को मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं जो आपको भी दिख जाए सही से। नीचे का सेंटेंस है द मैनेजर गेव मी अनदर वर्क टुडे। द मैनेजर गेव मी अनदर वर्क टुडे, मतलब टू डू, सॉरी करने के लिए कुछ अनदर वर्क दिया, कोई और काम। द मैनेजर गेव मी अनदर वर्क टुडे, मतलब टू डू, सॉरी टुडे बोल रहा हूं यार, क्या हो रहा है, टू डू। अब यहां देखो अनदर वर्क, इसको समझने से पहले एक सेंटेंस देखो यार। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, प्लीज गिव मी ए वाटर, प्लीज गिव मी ए वाटर। और फिर मैंने कहा ही डिड एन इम्पोर्टेंट वर्क टुडे, उसने आज मतलब इम्पोर्टेंट वर्क किया था। तो अब एक चीज देखो, वाटर कौन सा नाउन होता है, मतलब जिसकी काउंटिंग होती है नहीं हो सकती,
तो वाटर एक ऐसा नाउन है जिसकी काउंटिंग नहीं हो सकती, और जो ए आर्टिकल होता है वन की वीकर फॉर्म है। ए और एन का यूज ऐसे नाउन के साथ लिखा जाता है, या ऐसे नाउन के साथ इसका यूज होता है जिसकी काउंटिंग की जा सके। ए एन क्योंकि वन की वीकर फॉर्म है, वो नंबर बताता है, और नंबर हम किसके बता सकते हैं, नंबर काउंटिंग होती है, और काउंटिंग हमेशा काउंटेबल नाउन की होती है। तो कहा यह जाता है कि अनकाउंटेबल नाउन की क्योंकि काउंटिंग नहीं हो सकती, तो इससे पहले ऐसे डिटरमिनर नहीं आ सकते जो काउंटिंग बताए, तो इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन से पहले इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं होता। तो क्या यूज कर लो, वहां पर सम यूज कर लो, मैंने बताया था सम को यूज नंबर अमाउंट दोनों के लिए हो जाता है। तो क्या लिख सकते हो, प्लीज गिव मी सम वाटर। यहां देखो, ही डिड एन इंपॉर्टेंट वर्क टुडे, जैसे वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, वर्क भी अनकाउंटेबल नाउन है, बस फर्क कितना है, वाटर मैटेरियल नाउन है और वर्क एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नेम ऑफ एक्शन है। तो अगर नेम ऑफ एक्शन है तो जैसे वहां ए का यूज नहीं हुआ, ऐसे यहां एन का यूज नहीं होगा क्योंकि आप काउंटिंग नहीं बता पा रहे हो। तो यहां भी लिख दो सम इंपॉर्टेंट वर्क। तो अब एक चीज देखो कि जैसे हम ए एन का यूज यानी नंबर बताने वाले डिटरमिनर का यूज अनकाउंटेबल के साथ नहीं कर सकते, तो फिर ये देख लो, एन हुआ अनदर और फिर वर्क हुआ अनकाउंटेबल, तो आप क्यों लिख दोगे अनदर। तो एक चीज याद रखना, पहले ही बताया था, अदर अनदर द अदर का यूज काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है जिनकी काउंटिंग हो सके। तो इसीलिए अदर अनदर द अदर का यूज कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं किया जा सकता क्योंकि उनकी काउंटिंग नहीं होती। तो इसलिए अनदर ना लिखकर क्या लिख दो, सम मोर वर्क लिख दो, तो कि ये हो जाएगा सही। समझ पा रहे हो। तो ये याद रखना, अदर अनदर द अदर का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होगा, उसके साथ सम का यूज कर दिया करो। देखो लास्ट सेंटेंस बचा, लास्ट सेंटेंस है जी, अदर कैन नेवर अंडरस्टैंड आवर फीलिंग। देखिएगा, मान लो ये कि कोई दूसरा हमारी फीलिंग नहीं समझ सकता, ठीक है जी। अब एक चीज देखो, सबको पता है इसमें जो वर्ब है, जो वर्बल फ्रेज है, जो वर्ब फ्रेज है इसमें कैन नेवर अंडरस्टैंड एक वर्ब, ओके। कैन मोडल हो गया, नेवर आपका फ्रीक्वेंसी बताने वाला हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम, और अंडरस्टैंड वर्ब हो गया। तो कैन नेवर अंडरस्टैंड एक वर्ब है, वर्ब से पहले क्या आते हैं, सब्जेक्ट आता है, कुछ और आते हैं। तो हमें पता है कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट कौन होता है, नाउन या प्रोनाउन या डिटरमिनर। डिटरमिनर तो हमेशा नाउन से पहले आकर उसको डिटरमिन करता है। सब्जेक्ट हमेशा तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ओके। ये तो नाउन होगा जी या फिर प्रोनाउन होगा। सबको पता है अदर जो होता है ये डिटरमिनर होता है जो प्लूरल नाउन के साथ आता है। तो हमें यहाँ एक ऐसा वर्ड चाहिए जो सब्जेक्ट हो, और सब्जेक्ट के लिए मैंने बताया था एक चौथा वर्ड होता है जिसको बोलते हैं हम अदर्स। और अदर्स जो होता है ये प्रोनाउन होता है जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करता है। तो हमें यहाँ क्या यूज करना होगा, अदर्स, और ये सही हो गया। समझ में आया। तो खैर ये कुछ सेंटेंस थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है ना, और उसको अच्छे से देखोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में, खैर आज की वीडियो में हमने डिटरमिनर्स को स्टडी किया, ठीक है। अदर अनदर दादर के जो कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है उसको समझा। तो रूल रट्टे से मत पढ़ना, केवल कॉन्सेप्चुअल पढ़ना, तर्क से पढ़ना, सेंस से पढ़ना, सेंसिबल होकर पढ़ना, ठीक है। तो अब खैर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या लेकर आएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा, ओके।